अब देखेंगे 1919 का अधिनियम। भारत सरकार जो अधिनियम है या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंदर, तो देखो इस समय हो क्या रहा था। ब्रिटिश सरकार के अंदर जो भारत मंत्री था एडविन मॉन्टेस्क्यू तथा उस समय का तत्कालीन जो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसने 1918 के अंदर जो संवैधानिक सुधार हैं, संवैधानिक सुधारों के लिए एक योजना सामने रखी और जिसके आधार पर ही क्या हुआ था, ये भारत सरकार अधिनियम बना था। अब इसमें था क्या, इस कानून के अनुसार जो प्रांतीय जो विधायी परिषद है उनके आकार को बढ़ाया गया तथा निश्चित किया गया कि इसमें अधिकांश सदस्य क्या हुए, चुनाव से जीत कर आए। इसके अलावा इस अधिनियम से दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को क्या दिए गए थे, अधिक अधिकार दिए थे। इस प्रणाली के अंदर वित्त, कानून व्यवस्था आदि कुछ विषय क्या कर दिए गए, आरक्षित घोषित करके इन्हें गवर्नर जनरल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। जबकि कुछ विषय जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंदर उन्हें क्या किया, विधायिका के सामने जो उत्तरदायी मंत्री होते थे उनके नियंत्रण में दे दिया। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ ये था कि जिन विभागों में काफ़ी धन खर्च होता था वे तो हस्तांतरित होंगे, यानी उन पर कोई पैसा देना नहीं था, मगर उनमें जो पैसा देने वाला विभाग था वित्त, उन पर पूरा क्या होगा, गवर्नर का अधिकार होगा। इसके अलावा गवर्नर क्या करेगा, अपनी समझ से भी विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों की आज्ञा को क्या कर सकता था, रद्द भी कर सकता था। अगर कोई ऐसा काम होता था जिससे वो रद्द भी कर सकता था। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, एक तो निचला सदन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक ऊपरी सदन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर एक क्या की गई थी, इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। साथ में केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था और केंद्र में 2 सदन वाली, जिसके बारे में अभी बता दिया, और प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनका सांप्रदायिक आधार पर गठन किया गया, यानी जो सांप्रदायिकता है उसको इसके अंदर क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं ताकि वो अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपना लाभ उठा सके। और एक सभी आप सबसे जो बात कहना चाहूँगा वो बात यह है कि अगर आप सभी मुझे सम्मिलित रूप से अच्छा सा सहयोग दें, सहयोग मतलब आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, तो क्या होगा, जो मेरे लिए मदद होगी और मेरी मदद होगी तो वो मदद मेरे लिए सारी, आप जो भी यूट्यूब से जो कुछ भी मदद मिलेगी वो सारी मदद मैं टेक्नोलॉजी पर लगाऊंगा। यानी आने वाले समय के लिए अगर आप मेरी मदद करो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा, तो ताकि इसके लिए आवश्यक कुछ और भी चीज़ें मैं इसके लिए क्या करूं, खरीद सकूं। जैसे अभी मैंने आवाज़ पहले समस्या थी तो इसके लिए मैंने एक स्पीकर लाया है और भी चीज़ें ऐसी काफ़ी सारे इसमें गैजेट लगते हैं, उन गैजेट्स को भी मैं ख़रीदने में सक्षम हो पाऊँ। तो आपसे कोई रुपया नहीं मांग रहा हूँ, आपको सिर्फ हेल्प करनी है कि चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो करना ही है, लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें आप, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे हेल्प मिलेगी और मुझे हेल्प मिलेगी तो आपको भी मैं अधिक से अधिक हेल्प कर पाऊँगा, सहायता कर पाऊँगा, अच्छा अच्छा मैटर आपके लिए लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारतीयों को ये आशा जगी। अब भारतीय क्या कर रहे थे, भारतीयों को कुछ अलग ही आशा थी, है ना, कि अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए युद्ध के बाद क्या करती थी, स्वशासन प्रदान करेगी, है ना। इसके लिए भारतीय क्या कर रहे थे, युद्ध के समय अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन उनकी ये बात जब इस समय में कह सकते हैं बेईमानी ही साबित हुई, यानी इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नियति और ही थी। यानी ये वो समय था जब ब्रिटिश यानी जो कह सकते हैं मित्र राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध से उबर चुके थे, इसमें इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब हुई थी। इस युद्ध में भारतीयों के सहयोग के कारण ही इनकी जो भी इज्जत थी, इनको विजय प्राप्त हुई। इसी कारण भारतीयों को आशा थी कि सरकार युद्ध के बाद क्या करेगी, उन्हें कुछ ऐसे कानून लाएगी, उनमें संवैधानिक संस्थाओं का क्या करेगी, विकास करेगी। और बहुत सारी आशाएँ भारतीय इस समय लिए हुए थे, उन्हें काफ़ी सारी सुविधाएँ की उनकी चाह थी। लेकिन जब अधिनियम आया तो इनकी सारी चाह क्या हो गई, ये गड़बड़ हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। पहले तो उन परिस्थितियों के बारे में, उन उत्तरदायी कारकों की बात करेंगे जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार को लाने के लिए मजबूर किया। वो कारण क्या था, उस कारण के अंदर
एक तो कारण ये था कि भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 था, इससे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, अब सूरत विभाजन के बाद गर्म दल के सदस्यों पर उसने कार्रवाई की और नरम दल के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आई थी। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें और भी फुसलाने के लिए थोड़ा सा, ताकि वो क्या करे, सरकार का समर्थन करे, इसके लिए सरकार क्या करती थी, एक और कानून लाना चाहती थी। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1919 में लखनऊ समझौता हो गया, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन तिलक के प्रयासों से दोनों के बीच में समझौता हो गया, जिनसे इनका साथ कार्य करने की संभावना बनी। यानी अब ये लगने लगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कार्य करेगी, और इससे भी ये ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव गया कि वो ऐसा कानून लेकर आए ताकि क्या हो, ये मिलकर के कार्य कर सके, इसका भी दबाव बढ़ा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसमें सांप्रदायिक विभाजन किया, लेकिन जो भी किया ब्रिटिश सरकार के ऊपर इसका दबाव गया, और यही कारक था कि ब्रिटिश सरकार को 1919 का अधिनियम लेकर के आना पड़ा था। इधर क्या हुआ, जो बीच का समय जब कोई आंदोलन नहीं चला था, तब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। इस आपके चैप्टर से ये हटा दिया गया, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की, है ना, यानी उन्होंने कोई अलग से नहीं, स्वशासन, जैसा स्वशासन इंग्लैंड के अंदर जो डोमिनियन स्टेट अन्य हैं उनको प्राप्त है, वैसा ही स्वशासन इन्होंने भारत में प्राप्त करने की मांग की थी। यानी भारतीयों द्वारा क्या की गई थी, स्वशासन की इसमें तीव्र मांग की गई थी। और अगला, कांग्रेस में पुनः गर्म दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी क्या था, ये वही जो मैंने पहला पॉइंट दोहराया कि कांग्रेस में गर्म दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा, नरमपंथी थे उनको क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी उनको मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी ऐसी एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार ला करके उनको क्या करनी थी, थोड़े समय के लिए शांत करना चाहती थी। और भी कुछ कारण थे। यानी प्रथम जो महायुद्ध हुआ उसमें भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूरा सहयोग दिया था, जिसके बारे में क्या युद्ध उपरांत उन्हें किसी ऐसे अधिनियम की भी आशा थी, जो हमने पहले पॉइंट के अंदर भी पढ़ा था। इसके अलावा जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू था, वो उदार व्यक्तित्व माना जाता था और उसकी भारत सचिव के पद पर नियुक्ति की गई थी। हालांकि जितना उदार उसको माना गया, उतना उदार इसके अंदर नहीं था। तब क्या हुआ, भारत सचिव जो मॉन्टेस्क्यू था, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की कि भारत में कर्मश उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्थाओं का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। क्योंकि इस समय जो भारतीयों की मुख्य मांग थी वो क्या थी, स्वशासन की प्राप्ति थी। तो इसने इसी मांग का समर्थन करते हुए इसमें घोषणा की कि धीरे धीरे कर्मश रूप से, यानी लगातार धीरे धीरे क्या करेंगे, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की स्वशासन की संस्थाओं का हम विकास करेंगे। इन सभी कारणों से, ये सारे के सारे कारण थे, इन से यानी क्या था, ये अगला जो अंतिम कारण था, ये मॉन्टेस्क्यू की घोषणा। इन सभी कारणों से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम 1919 की भूमिका बनी थी। मॉन्टेस्क्यू इस समय भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, जैसा कि मैंने आपको इसके प्रारंभ में ही बता दी। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में। तो इसमें पहली जो विशेषता है वो प्रांतों में क्या कर दिया, द्वैध शासन यानी डायरेसी की क्या की स्थापना की गई। यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो सुरक्षित यानी रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बांटा गया। इसमें क्या था, सुरक्षित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के परामर्श से करता था, जबकि सुरक्षित विषयों में कौन थे, पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि यानी प्रमुख जो महत्वपूर्ण विषय थे वो सुरक्षित विषयों में के अंतर्गत रखेगी। जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाते, जो किसके प्रति जिम्मेदार थे, विधान परिषद के अंदर जिम्मेदार थे। इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय, उन विषयों में क्या थे, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि यानी अधिक खर्च वाले विषय इनके अंदर थे शामिल। लेकिन इनके लिए महत्वपूर्ण जो वित्त जैसे महत्वपूर्ण मामले थे वो क्या थे, सुरक्षित विषयों के अंदर थे। अब थोड़ा सा हम इस द्वैध शासन के बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे कि आखिर ये प्रांतों के अंदर जो उत्तरदायी की सरकार की स्थापना का उद्देश्य करके जो ब्रिटिश सरकार ने द्वैध शासन की व्यवस्था की जो प्रणाली लागू की थी, आखिर इसका जन्मदाता कौन था। तो इसका जन्मदाता था सर लियो नील कोटिस। सर नियोलिस कोटिस, ये क्या थे, सर
नील कौटिल्य क्या करते थे, इसके जनक थे, जिन्होंने इससे पहले भी देखो था, जिन्होंने सर भूपेंद्र बसु के लिए एक सत्र में भी इस व्यवस्था का क्या दिया था, स्पष्टीकरण दिया था। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो इसके लिए जिम्मेदार थी। अब इस व्यवस्था के अंदर जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और चैम्सफोर्ड ने क्या किया, अपना कर जो प्रांतीय सरकार है उनको क्या किया था, इसमें पूर्ण स्थान देने का प्रयास किया था। यानी इस प्रणाली के अंदर जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का जो अभी हमने देखा, उसका दो भागों के अंदर बंटवारा कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये दो भागों के अंदर उसने बंटवारा करके इन्होंने क्या किया था, जो प्रांतों को जो पूर्ण जो स्वायत्ता की जो बात है उस बात को देने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। अब देखो यहाँ विषय तो बांट दिए, सुरक्षित और क्या था, हस्तांतरित। यानी हम समझ गए होंगे आप सभी, यानी आरक्षित विषयों का शासन कौन करेगा, गवर्नर जो प्रांत का गवर्नर होगा वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से करेगा, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर किसकी सहायता से, भारतीय मंत्रियों की सलाह से करेगा। जो प्रांतीय गवर्नर है वो भारतीय मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं था, और साथ में उसको आपातकालीन अधिकार भी, यानी किसी भी प्रकार के अगर भारतीय मंत्री कोई प्रस्ताव पारित कर देते थे तो उस प्रस्ताव को रद्द करने का भी उससे अस्तित्व था। अब देखो मंत्री क्या होते थे, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि ऐसी स्थिति गवर्नर की नहीं थी। गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद के सदस्य वो क्या थे, न तो गवर्नर था और न ही उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, यानी वो नहीं थे। अब देखो प्रांतों में एक और अधिकार था कि प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर क्या करता था, गवर्नर को यह अधिकार दिया था कि वह राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। यानी जब जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे विषयों के लिए पैसों की आवश्यकता के लिए अगर टकराव होगा, पहले तो गवर्नर इनका खारिज कर सकता, अगर नहीं होगा तो इसी टकराव का वो लाभ उठा करके क्या कर सकता था, इन हस्तांतरित विषयों को भी अपने अधिकार में ले सकता था। इसके अलावा एक बात और थी कि भारत सचिव और जो गवर्नर जनरल था, कौन सा जो भारत का, वो आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप भी कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। उनमें हस्तक्षेप शक्ति करने की शक्ति सिर्फ प्रांतीय गवर्नर को थी। तो ये ध्यान रखना, इसकी महत्वपूर्ण बात थी। अब अगला जो देखेंगे, है ना, ये सारे पॉइंट मैंने अभी आपको जो समझा दिए, इसके अंदर जो यही था कि गवर्नर कार्यकारिणी की उपाधि के प्रति क्या था, उत्तरदायी न होकर के क्या था, गवर्नर के प्रति, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति। इसके नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसको था, गवर्नर को। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकता था, निषेध कर सकता था। अब क्या था, अगला जो पॉइंट इसका है वो पॉइंट है केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। यानी इसके अंदर केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का दो भागों के अंदर क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। अब इन दो भागों में कैसे बंटवारा किया गया, वो बंटवारा ऐसे किया गया कि केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिकरण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासत संबंध आदि इन विषयों को केंद्रों के अधीन रखा गया, जबकि बाकी कुछ विषय जिसमें स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस जैसे विषय किसको दे दिए गए, प्रांतों को दे दिए गए। इस तरीके से जो इन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता की जो बात कही थी वो इसी के अंदर इनको प्रांतों को क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। यानी इसके अंदर क्या हो गया, इनको दो भागों के अंदर इनके विषयों का बंटवारा कर दिया गया। अब अगली बात देखेंगे, 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी विधायिका की, कैसी, दो सदन वाली विधायिका की स्थापना की गई थी। पहली बार, ये शब्द आप ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न हमेशा यहीं से आता, पहली या आखिरी बार। तो कौन से अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी यानी दो सदन की विधायिका की व्यवस्था की गई, तो वो था 1919 का दिन। इसके द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसका पहला उच्च सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, जबकि दूसरा निम्न सदन जिसे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना गया। अब देखो इसमें क्या था, जो निम्न सदन था यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके अंदर कुल 144 सदस्य थे होने थे, और जिनमें से 41 सदस्य नॉमिनेट थे यानी नामजद होने थे, जिन्हें क्या करना था, मानद रूप से चुना जाना था। और दूसरा सदन था जो उच्च सदन था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे, इसके अंदर कितने थे, 26 सदस्य तो क्या होंगे, सरकार की तरफ से नॉमिनेट होंगे, और 34 चुने हुए सदस्य होंगे, यानी इसमें कुल 60 सदस्यों का ये आयोग जो इस सदन का गठन किया गया था। अब गवर्नर और
जनरल जो था और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन पर हालांकि विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार का जो है प्रांतीय सरकारों पर क्या था, अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार वो भी बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर इसमें दिया गया था। अब जो अगली जो बात है उस बात की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको ये बात कह दी कि 2 सदन के अंदर बंटवारा कर दिया गया, सदस्यों का मैंने आपको विभाजन बता दिया कि किस तरीके से इन सदस्यों का अलग अलग विभाजन किया गया था, है ना। और इनमें भी देखो, अब जो सांप्रदायिक इस प्रणाली की बात कर लेते हैं हम पहले, है ना। वैसे केंद्र के अंदर तो क्या कर दिया था, वैसे केंद्र में सांप्रदायिक आधार पर जो अभी व्यवस्थापिका देखी थी हमने, इस व्यवस्थापिका के क्या कर दिया था, अलग अलग भागों के अंदर इसको बांट दिया गया था, है ना। जैसे 52 सीटें सामान्य की थी, 30 मुसलमानों की, 2 सिखों की, 20 अन्य विशेष सदस्यों की, ऐसे अलग अलग जो, और ऐसे जो निम्न सदन यानी जो अपने उच्च सदन यानी राज्य परिषद तो थी, उसमें भी क्या था, जो 34 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 यूरोपियन, 1 सिख। तो इस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर क्या कर दिया गया था, केंद्र में बंटवारा कर दिया गया था। और जो केंद्रीय विषय हम देखें तो उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब एक और बात की कि 8 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, और इन तीनों भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, विधि है, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग इनको सौंपे गए थे। यानी जो विभागों का बंटवारा 2 भागों में अलग अलग किया गया था, केंद्र और प्रांत, उनमें से उनको ये लिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या जो 1900 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, उस समय 1 सदस्य संख्या थी, तो उसको बढ़ाकर अब कर दी 3। अब गवर्नर परिषद के अंदर जो कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल की, उसमें 3 सदस्य भारतीय लिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या था, अब अगला पॉइंट है प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। यानी 1909 का अधिनियम, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, उस अधिनियम के प्रावधानों जारी ही नहीं रखा गया, बल्कि उसका क्या किया, विस्तार यानी और बढ़ावा दिया गया। या मुसलमानों के अतिरिक्त, यानी मुसलमानों का नाम यूरोपियनों को, एंग्लो इंडियन को, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। इस तरीके से अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उसका बहुत जितना वो चाहते उतना यहाँ पर उन्होंने प्रयोग करके भारतीयों को क्या किया था, विभाजित करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था। इसके अलावा जो अगला 5वां पॉइंट है वो है इंडिया काउंसिल के कुछ कार्यों, जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए एक व्यक्ति की, एक संस्था का गठन किया गया, भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर का प्रावधान किया गया था। अब देखो ये क्या करेगा, भारतीय उच्चायुक्त, इसकी जो नियुक्ति है भारत सरकार के परामर्श से वहाँ का क्या करता था, सम्राट करता था। ये जो इंडिया काउंसिल के जो कार्य थे उसकी जगह, जैसे व्यापार है, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा है, तो इनसे संबंधित जो कार्य ये इसको करना था। हालांकि इसकी नियुक्ति कौन करेगी, भारत सरकार यानी कंपनी ही करेगी, और कंपनी के परामर्श से ही वहाँ का क्या करेगा, सम्राट इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो इस तरीके से ये वो मुख्य बातें थी जिनके बारे में 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था, और इन्हीं प्रावधानों को आज हमने इसके अंतर्गत देखा था। और भी काफ़ी सारी बातें इसके अंदर जैसे कही कि इसमें जो सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते, हालांकि वो पहले भी था, अनुपूरक मांगे दे सकते थे, स्थगन का प्रस्ताव ला सकते थे, वो बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये बात ये थी कि बजट का 75% जो हिस्सा था वो सदस्यों की सहमति के बिना ही पारित किया जा सकता था। लेकिन अगर बजट का सदस्य विरोध भी करें तो उसका केवल 25% हिस्से पर ही रोक लग सकती थी। इसके अलावा कुछ भारतीय जो सदस्य थे उनको सरकार की स्थायी समितियाँ जैसे वित्त समिति है, सार्वजनिक लेखा समिति है आदि में नियुक्त करने का कार्य दिया गया। तो इस तरीके से ये वो मुख्य प्रावधान थे जिनका उल्लेख इस अधिनियम के अंतर किया गया था। अब देखेंगे इसकी आलोचना, इसका जो आलोचनात्मक विवेचन या कह सकते हैं इसका मूल्यांकन हम करेंगे। तो पहला क्या था, इसकी आलोचना प्रांतों में द्वैध शासन के रूप में मुख्य रूप से की जाती है। किसके रूप में, द्वैध शासन। अब वो कब से कब लागू रहा, द्वैध शासन लागू रहा 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक। इस अधिनियम द्वारा ये द्वैध शासन लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ था और 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू रहा था। अब प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया था, सुरक्षित और जो हस्तांतरित विषय उनका जो विभाजन किया गया था वो विभाजन बढ़ाई अव्यवहारिक था, यानी व्यवहारिकता नहीं थी उसमें।
क्योंकि देखो किसी भी प्रकार का उसमें तालमेल नहीं रखा गया था, सभी दे दिया। जैसे अधिक पैसों की जरूरत वाले जो विषय थे, है ना, वो विषय किसके अधिकार में दे दिए गए, भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए। जबकि वित्त जैसे जो रुपए की व्यवस्था वाले विभाग थे वो सुरक्षित विषयों के अंदर उनको डाल दिया गया था। तो इस तरीके से बड़ा ही कुटिलतापूर्ण तरीके से इसके विषयों का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। अब अगला क्या, जैसे इसी को समझाया गया कि औद्योगिक विकास एक हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग क्या था, सुरक्षित विषय था। सारे प्रशासन की धुरी, वित्त विभाग भी सुरक्षित था। सबके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, और औद्योगिक विकास के लिए श्रम चाहिए, जो कि श्रम विभाग सुरक्षित विषय था। और अंग्रेज कोई ऐसा भारत के अंदर विकास करना नहीं चाहते थे। जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि विषय भारतीय मंत्रियों के पास में थे। जबकि जो अगले थे हस्तांतरित विषय, जो क्या थे, भारतीय मंत्रियों के हाथ में जो प्रांत की विधानसभा के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। यानी इनमें संयुक्त उत्तरदायित्व था, और इस संयुक्त उत्तरदायित्व का बाकी में क्या था, अभाव था। यानी ये विधानसभा के प्रति तो उत्तरदायी भारतीय मंत्री, संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं था। और साथ में इसमें जो प्रांतीय विधानसभा है वो भी क्या करती थी, इन्हें हटा सकती थी। इसी कारण शायद सैद्धांतिक आधार पर ये क्या रहा था, विफल रहा था। अगले जिस पॉइंट की तरफ हम चर्चा करेंगे वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी क्या थी, गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वो क्या थी, अभी भी भारत सचिव के प्रति और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी थी, न कि वो यहाँ की भारत की संसद के प्रति। जो केंद्र के अंदर 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की गई, द्विसदनी, उसके प्रति ये जिम्मेदार नहीं थी। इसके अलावा जो गवर्नर जो जनरल था, व्यवस्थापिका की क्या थी, अभी भी सलाह को ठुकरा सकता था। यानी वो क्या करता था, इसकी बात को इग्नोर भी कर सकता था। तो इसमें जो केंद्र में द्विसदनी जो विधायिका की स्थापना की व्यवस्था की गई थी वो भी उतनी नहीं थी। इसके अलावा इसके अंदर क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और भारत का जो राष्ट्रीय आधार पर जो संगठित होने का क्या था, प्रयास था उसको, यानी भारतीयों को राष्ट्रीय आधार पर जो संगठित हो रहा था उस संगठित होने को रोकने का कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ताकि सभी भारतीय क्या हो, आपस में बंटे रहे। और भी बहुत सारे आधार है जिनके आधार पर इनकी हम आलोचना कर सकते हैं। जैसे मताधिकार भी बहुत ही सीमित मात्रा में दिया गया था। विषयों का तो हम देख ही चुके हैं, गवर्नर परिषद भी हमने देखा है। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो सीटों का बंटवारा किया गया था वो प्रांतों के महत्व के आधार पर थी, न कि यहाँ राष्ट्रीय जरूरत। जैसे पंजाब का अंग्रेजों को सैनिक दृष्टि से अधिक महत्व था, उनको अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। बम्बई का वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक महत्व, तो उनको अधिक। और जो विषय का विभाजन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अंग्रेजों ने अपने हित के लिए ही निर्धारित की थी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण मैं दूंगा। जो उस समय मद्रास के मंत्री थे के.वी. रेड्डी, के.वी. रेड्डी ने इसके बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। या सिंचाई मंत्री सिंचाई विभाग के बिना क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से इस अधिनियम को बड़ा ही क्या था, यानी भारतीयों को क्या था, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक क्या था, नया जाल था। यानी सभी भारतीयों ने क्या किया, इसके प्रस्तावों को निराशाजनक बताया और इसे अजनक बनाकर इसकी जगह प्रभावी सुशासन की मांग रही, और इससे एक तरीके सभी भारतीयों ने इसे क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में और देखेंगे, इससे बारे असहयोग आंदोलन के बारे में और बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रयास करेंगे। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।